आज से मैं आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास यूट्यूब पर लेने जा रहा हूं। मैं मेरी रणनीति देखो क्या होगी। किसी टॉपिक को डिस्कस करने के बाद जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को मैं फ्रेम करूंगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। और आप एक एक प्रश्न का आंसर लिख करके भेज सकते हो, जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। पहली चीज। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे यूपीएससी में 30 नंबर से लेकर 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और कभी 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, यूपीएससी रट करके क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। हमेशा ध्यान दो इस बात को। टॉपिक को समझने के साथ हमेशा कैसे आंसर को प्रेजेंट किया जाए यह सीखना जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने YouTube पर वीडियो डाला है, शायद सैकड़ों लोगों ने, और मैंने देखा है यह खेल पूरा मार्केटिंग का है। पर आप सोचो, एक जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसे यही नहीं पता है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, क्या पूछा जाएगा और पढ़ना किस तरह है। एक फ्रेशर बेसिक जिसने कभी मेंस लिखा है उसे ये बात समझ में आती है कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है, हम लिखते क्या है। सामान्य विद्यार्थी को समझ में कुछ भी नहीं आता है कि क्या पूछा जा रहा है, हम लिख क्या रहे हैं। आप जब YouTube पर वीडियो देखा करो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का, बहुत सारे लोगों ने YouTube पर फ्री में वीडियो डाला है, पर क्या वो वीडियो आपके किसी काम का है? क्या वो पढ़ करके आप यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो? बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो केवल अपनी तारीफ करते हैं, तारीफ, और अपने आप को इस तरह शो करते हैं मानो स्टार हो वो। पर एक स्टूडेंट का ऐसे क्या मतलब है कब स्टार हो या नहीं हो। स्टूडेंट के लिए प्राथमिक चीज यही है कि उसे वह चीज समझ में आ जाए, प्रश्न को सॉल्व करने में सक्षम हो जाए और वह क्वालिफाई कर जाए। इतना ही उसके लिए महत्वपूर्ण है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि प्रश्नों को सॉल्व करने में मैं सक्षम बना दूं आपको। हमेशा ध्यान देना इस बात को। जब हम लोग टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले मैं शब्द की मीनिंग बताऊंगा। आखिर शब्द की मीनिंग क्या है। यह निश्चय आईएएस एकेडमी का ब्रोशर है। जो ऑफलाइन के बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको इस तरह का ब्रोशर दिया जाता है जिसमें सिलेबस है। मैं सिलेबस को दिखा रहा हूं। मैं सिलेबस में लिखा क्या हुआ है, सिलेबस, और पूछता क्या है यूपीएससी। सिलेबस में यह लिखा हुआ है विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। पहली चीज। दूसरा सिलेबस में लिखा हुआ है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका
तीसरी बात देखो आप, संचार नेटवर्क, सोशल मीडिया, मीडिया के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, एवं उनका प्रबंधन। अब देखो आप, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। और सबसे बड़ी चीज तो ये है, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश, मैंडेट। एक बात हमेशा याद रखना, बताना चाहता हूं मैं आप सबको, यह सिलेबस है। एक बात आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि YouTube पर मैं क्लास फ्री ले रहा हूं। आज की क्लास तो YouTube पर सेव होगी, उसके बाद हमारी YouTube पर क्लास फ्री की सुविधा उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो लाइव देखते होंगे। उसके बाद हमारी क्लास YouTube पर सेव नहीं होगी। जब तक आप लाइव देखोगे तब तक क्लास हमारी सेव रहेगी, उसके बाद सेव नहीं रहेगी, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। और मैं किसी टॉपिक को समझाने के बाद एक एक चीज लिखवाऊंगा मैं। हमेशा इस बात को याद रखना। देखो आप, ये सिलेबस है इंटरनल सिक्योरिटी का, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। होता क्या है कि आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया, विकास और फैलते उग्रवाद, पर प्रश्न डायरेक्ट इस तरह नहीं पूछेगा यूपीएससी। अब यूपीएससी क्या करेगा, ये जो विकास है, विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, हमेशा ध्यान दो इस बात को। विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। हो सकता है विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर में फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर दी जाए आपसे। जैसे एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, यह आपका सिलेबस है। लेकिन प्रश्न किस तरह पूछेगा और किस तरह हम सबको प्रश्नों को सॉल्व करना है, यूपीएससी में विशेष रूप से मैं बात करना चाहता हूं। देखो आप, जैसे एक बात हमेशा याद रखना कि YouTube पर जब मैं क्लास लूंगा इंटरनल सिक्योरिटी का, एक एक चीज में बोल करके लिखवाऊंगा, जिस तरह मैं ऑफलाइन में लिखवाता हूं। समझाने के बाद हमेशा ध्यान दो इस बात को, विकास और फैलते उग्रवाद की बात करें। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, विकास और फैलते उग्रवाद से प्रश्न सीधा सीधा नहीं पूछेगा। अब सोचो आप, विकास को प्रभावित कर रही है राजकोषीय नीति, विकास को प्रभावित करने वाली मौद्रिक नीति, विकास को प्रभावित करने वाला बजट,
गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है वो विकास को प्रभावित कर रही है। विकास को प्रभावित करने वाला गवर्नेंस, विकास की बात करें या आर्थिक समृद्धि, कुछ भी ये नहीं पता है कि यूपीएससी क्या पूछ सकता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच यदि हम संबंध की बात करेंगे तो विकास को प्रभावित करने वाली फिजिकल पॉलिसी, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी। मान लिया जाए प्राकृतिक आपदा की बात करें हम लोग, फॉर एग्जाम्पल बाढ़ और सूखा की बात करें, इसका अर्थ यह है कि इथिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हम पॉलिटी की बात करें, ये किस तरह विकास को प्रभावित कर रहा है। हो सकता है आपसे प्रश्न ये पूछा जाए, विकास को प्रभावित करने वाला संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे विकास को प्रभावित करेगा और ये विकास कैसे उग्रवाद को प्रभावित करेगा। मान लिया जाए हम जब विकास की बात करेंगे तो एक बात हमेशा याद रखना, ये फिजिकल पॉलिसी सारे शब्दों को हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि प्रश्न कैसे यूपीएससी पूछता है। देखो आप, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच एक रिलेशन है। विकास को प्रभावित करने में फिजिकल पॉलिसी की क्या भूमिका है, मौद्रिक नीति की क्या भूमिका है, हमारा बजट, गवर्नेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ऐसे 50 जो फैक्टर हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। मान लिया जाए गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी हो, सरकारी नीति की बात करें, मान लिया जाए आपसे यह पूछा जाए हम युद्ध की बात करें, हो सकता है संविधान से जोड़ दे उसे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान का प्रियम्बल, प्रस्तावना का इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्रश्न इस तरह पूछे जाएंगे आपसे, और मैं अपने क्लास में इन्हीं चीजों की चर्चा करूंगा। ध्यान देना इस बात को, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं टॉपिक को समझा दूं। मुझे उम्मीद है कि 15 से 20 क्लास में इंटरनल सिक्योरिटी की पूरी क्लास फिनिश हो जाएगी। हमेशा जैसे अगला जो सिलेबस आपका लिखा हुआ है, सिलेबस में आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, शासन विरोधी तत्व। देखो आप, प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी। होता क्या है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो ये कहते हैं कि सर मैं मार्केट की जो नामी गिरामी कोचिंग है, जो अपने आप को ब्रांडेड कोचिंग कहते हैं, कोचिंग मानते हैं। कुछ लड़कों का यह कहना है कुछ कोचिंग का नोट्स रटने के बावजूद यूपीएससी का प्रश्न सॉल्व नहीं होता। उसके पीछे कारण यह है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो केवल और केवल शब्द की व्याख्या कर देते हैं, डायमेंशन बताने की कोशिश करते ही नहीं। और यदि आपको डायमेंशन नहीं पता चलेगा तो आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाओगे। यदि प्रश्न को सॉल्व करना है तो डायमेंशन को सीखना होगा, अन्यथा आप भूल जाओ कि आपको यूपीएससी की तैयारी भी करनी है। और मैं दावा करता हूं आपने डायमेंशन सीख लिया, इंटरलिंकेज, जैसे इंटरलिंकेज एक को कैसे दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या कहा, वर्तमान राजकोषीय नीति के आलोक में, राजकोषीय नीति के आलोक में सरकार सोचो आंतरिक सुरक्षा,
आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करें। एक सिंपल क्वेश्चन, आपको यह लगेगा कि राज क्वेश्चन नहीं, तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। सिलेबस में विकास लिखा हुआ है, पर विकास को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं, हमेशा ध्यान दो इस बात को। हो सकता है आपसे प्रश्न यह पूछा जाए, इतिहास की किसी घटना को जोड़ दे, जैसे इतिहास में हुई गलतियों ने आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का अत्यंत विस्तार कर दिया। इतिहास में हुई गलतियों ने आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का विस्तार कर दिया। इस कथन का परीक्षण करें या समीक्षा करें या फिर मूल्यांकन करें। प्रश्न इस तरह पूछ सकता है आपसे, हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। यह हमेशा ध्यान देने इस बात को। जैसे दूसरा जो सिलेबस देखो, सिलेबस क्या है, टॉपिक आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। केवल सिलेबस में यह लिखा हुआ है, शासन विरोधी तत्व। अब वो चाहे नक्सलवाद हो, वो चाहे आतंकवाद हो, हमेशा ध्यान दो, चाहे वह नक्सलवाद हो चाहे आतंकवाद हो, चुनौती शासन विरोधी तत्व की हम बात करें। अनेक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सरकार का विरोध करते हैं, हमेशा सरकार का रुक जाओ, व्यवस्था का विरोध करने वाले संगठन कुछ भी, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ शासन विरोधी तत्व। हमेशा ध्यान दो, एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनका रोल क्या है। आपके सिलेबस में क्यों इतना लिखा हुआ है, और हम समानता करते क्या है, नक्सलवाद और आतंकवाद को पढ़ लेते हैं। हो सकता है कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन उभर जाए जो सरकार का विरोध करने लगे। हो सकता है कोई ऐसी आइडियोलॉजी हो जो वर्तमान आइडियोलॉजी का विरोध करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा संविधान जिन मूल्यों को सपोर्ट करता है और जिन मूल्यों के आधार पर यह पूरी शासन व्यवस्था स्थापित है, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो उन मूल्यों का विरोध करने लगे, अब मूल्यों का विरोध करके शासन व्यवस्था के समक्ष एक चुनौती पैदा कर दें। प्रश्न वहां से पूछ सकता है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। तीसरी चीज देखा जाए कि प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी, पर एक बात याद रखना, हम लोग की कोशिश होगी कि प्रतिदिन हम लोग 3 से 4 प्रश्नों को सॉल्व करें। अब देखो, आप संचार नेटवर्क एवं हम सोशल साइट की बात करें, ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये सोशल साइट की बात करें या सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें हैं, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये कैसे चुनौती पैदा कर रही हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये किस तरह शासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर रही हैं। कभी कभी फेक न्यूज को देखा होगा आपने, फेक न्यूज, और किस तरह भ्रम फैलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या कहा, किसी ने क्या किया, झूठी अफवाह फैला दी, झूठी अफवाह कि कुरान को लोगों ने फाड़ के जला दिया, या गीता को लोगों ने फाड़ के जला दिया, या बाइबल को जला दिया गया है। तो लोग उग्र हो जाएंगे, रेडिकल हो जाएंगे, लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। किसी ने यह कहा कि कुछ एक विशेष समुदाय के लोगों ने गाय को मार दिया और खा गए, झूठी अफवाह।
कई बार देखा होगा, कई बार कुछ गलत कमेंट किए जाते हैं एक विशेष धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था पर। ये एक गलत न्यूज, फेक न्यूज इस तरह फैलती है कि समाज का एक वर्ग बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाता है। जब आक्रोशित होगा तो व्यवस्था के विरोध में चला जाएगा, और जब व्यवस्था के विरोध में गया तो व्यवस्था का विरोध करेगा, और जब व्यवस्था का विरोध करेगा तो दंगे होंगे, और जब दंगे होंगे तो चुनौती पैदा होगी, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यह सब कुछ मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि एक बात हमेशा याद रखना कि यूपीएससी को देखो, यूपीएससी किस तरह का प्रश्न पूछता है और हम पढ़ते क्या है। क्या वास्तव में यूपीएससी के प्रश्न को सॉल्व करने में सक्षम है या फिर नहीं है। हमेशा मेरी कोशिश होगी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जहां तक प्रश्न बन सकता है उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं कुछ शब्दों को बताना चाहता हूं जिन शब्दों का प्रयोग बार बार होगा। ध्यान देना इस बात को। जैसे एक शब्द है सुरक्षा। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। हमेशा सिक्योरिटी कहते किसे हैं, सुरक्षा का अर्थ क्या है। सुरक्षा का जो सामान्य अर्थ है, हमेशा ध्यान दें इस बात को। जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, जब बात करेंगे तो सुरक्षा का समान अर्थ होता है डर का अभाव। यह सुरक्षा का सामान्य अर्थ होता है। और दूसरी चीज, अधिकारों का उपभोग करने में सक्षम होना। हमेशा ध्यान दें इस बात को। सिंपल चीजें, यदि आप डर गए, और डर का अभाव का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्लाइमेट हो जहां किसी तरह का कोई डर ना हो। मान लिया जाए कि दिल्ली के किसी कोने में बम ब्लास्ट होता है, बम ब्लास्ट, तो आपके अंदर डर पैदा होगा। कुछ लोग आपको फोन पर धमकियां देते हैं तो आपके अंदर डर पैदा होगा। आपके मोबाइल पर गलत मैसेज आते हैं तो आपके अंदर डर पैदा होगा। आप डर जाएंगे, आप मेंटली अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान दें इस बात को। तो सुरक्षा का अर्थ होता है डर का अभाव। किसी तरह का कोई डर ना हो, चाहे मेंटल चाहे फिजिकल। हमेशा डर की बात करें हम लोग। दूसरी चीज, अधिकारों का उपभोग करने में सक्षम होना, अर्थात ऐसा माहौल हो ताकि लोग अपने अधिकारों का उपभोग करने में सक्षम हो। मान लिया जाए स्कूल में पढ़ने का अधिकार मिला हुआ है आपको, लेकिन दिल्ली की किसी कोने में बम ब्लास्ट होता है तो आपके अंदर डर पैदा होगा। आप स्कूल जाना बंद कर देंगे। हमेशा ध्यान दें इस बात को। इसका मतलब ये आप सिक्योर है ही नहीं। तो सुरक्षा का समान अर्थ होता है डर का अभाव हो और अधिकारों का उपभोग करने में आप सक्षम हो। यह सुरक्षा का मतलब होता है। सिक्योरिटी हमेशा, फॉर एग्जाम्पल, हमेशा ध्यान दें इस बात को। मान लिया जाए सरकार ने यह कह दिया कि अगले 1 महीने के अंदर ये अधिकार छीन लिए जाएंगे, तो आपके अंदर डर पैदा होगा। आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे।
इसे सुरक्षा का अर्थ होता है डर का अभाव हो, डर ना हो, एकदम फियरलेस सोसाइटी हो। फियरलेस सोसाइटी हो मतलब एक सुरक्षित समाज हो जहां किसी तरह का कोई डर ना हो। और दूसरी चीज, हम अधिकारों का उपभोग करने में सक्षम हो। फॉर एग्जाम्पल, जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। हमेशा ध्यान दें इस बात को, यह अन्य अधिकारों का हम उपभोग करने में सक्षम हो। कहीं भी विचरण करने का अधिकार, अर्थात संविधान के द्वारा एक आम नागरिक को जो जो राइट्स प्राप्त है, जो जो अधिकार प्राप्त है, उन अधिकारों का उपभोग करने में यदि कोई सक्षम है तो मानते हैं कि वह सुरक्षित है। अब हमेशा ध्यान दें इस बात को, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो समानता होता क्या है? सुरक्षा की बात करते हैं तो कहा जाता है बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, तीसरी चीज ये आपके सिलेबस में है इंटरनल सिक्योरिटी। हमेशा ध्यान दें इस बात को, साइबर सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा, फिजिकल सिक्योरिटी, मेंटल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। पर आपके सिलेबस में ये है। और साइबर क्राइम की बात करें हम लोग, से जुड़ा हुआ टॉपिक है आपके अंदर। हम मेंटल सिक्योरिटी की बात करें और फिजिकल हम सिक्योरिटी की बात करें। हमेशा ध्यान देने इस बात को, ये आपके सिलेबस में ये है इंटरनल सिक्योरिटी, ये आपको पढ़ना है। अब सोचो, बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का अर्थ क्या है? सिंपल चीज है। यदि हम बाह्य सुरक्षा की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है राष्ट्रीय सीमाएं सुरक्षित हों, हम दूसरी चीज बात करें, संप्रभुता सुरक्षित हो, और तीसरी चीज बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, हमारी जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं वह सुरक्षित हो, संप्रभुता सुरक्षित हो। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। हमेशा संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। हमारी राष्ट्रीय सीमाएं सुरक्षित हो और संप्रभुता भी सुरक्षित हो। हमेशा ध्यान दो, तीसरी चीज बात करें, वह आक्रमण से सुरक्षा। हमेशा ध्यान दें इस बात को, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, आंतरिक एक्सटर्नल वाह्य सुरक्षा में राष्ट्रीय सीमाएं सुरक्षित हो, संप्रभुता सुरक्षित हो, वाह्य आक्रमण से सुरक्षा। फॉर एग्जाम्पल, LAC पर की बात करें हम लोग, अक्सर देखा होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की सेना और चीन की सेना आमने सामने खड़ी है। वाह्य सुरक्षा का इश्यू है। यदि भारत की जमीन पर चीन का कब्जा हो जाता है या चीन भारत पर आक्रमण कर देता है तो वाह्य सुरक्षा का मुद्दा उठ जाएगा। मान लिया जाए कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया और उतने एरिया पर चीन ने कब्जा कर लिया,
तो हमारी संप्रभुता सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसका अर्थ यह है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, संप्रभुता भी सुरक्षित हो और वाय आक्रमण से सुरक्षा हो। पर यह आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल यह टॉपिक है, इंटरनल सिक्योरिटी। आप सोचो, हम इन शब्दों को देखें कि आंतरिक सुरक्षा का मतलब होता क्या है। हमेशा आंतरिक सुरक्षा कहते किसे हैं? आंतरिक सुरक्षा का सामान्य अर्थ होता है देश की सीमाओं के भीतर सुरक्षा। देश की सीमाओं के भीतर सुरक्षा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए ये भारत, हेलो, आवाज सबको जारी होगी? ध्यान से सुनो इस बात को। देखो, आप आंतरिक सुरक्षा की बात की जाए, इसका अर्थ क्या है? देश की सीमाओं के भीतर सुरक्षा, यह इसका सामान्य अर्थ होता है। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, लेकिन इसके अवयव क्या है? हम किस आधार पर कह सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा बनी हुई है? तो एक बात ध्यान देना, जब प्रत्येक व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपभोग कर सके, हमेशा अधिकारों का उपभोग संभव हो, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपभोग संभव हो, अर्थात भारत के नागरिकों को जो अधिकार मिला हुआ है, लोग उन अधिकारों का उपभोग करने में सक्षम है, तो स्वाभाविक है आंतरिक सुरक्षा मजबूत है। तो आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने का अर्थ क्या है? लोग निडर होकर के, बिना किसी डर के अपने अधिकारों का उपभोग करने में सक्षम हो। दूसरी तरफ कानून का पालन हो। तीसरी बात, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करें। हमेशा ध्यान दो, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपभोग संभव हो, कानून का पालन हो, हर कोई कानून का पालन करता रहे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो, मतलब माहौल बहुत शांतिपूर्ण हो, और सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस, हर समुदाय के लोग साथ साथ रहें।
तो यह कहा जाता है कि आंतरिक सुरक्षा मजबूत है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। पहली चीज, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपभोग संभव हो, लोग कानून का पालन करें, शांतिपूर्ण माहौल हो और सह-अस्तित्व की बात करें। हमेशा ध्यान दें इस बात को, सह-अस्तित्व की बात की जाए, मतलब अलग अलग धार्मिक और जाति समुदाय के लोग एक साथ रहते हों, साथ साथ रहते हों, तो सह-अस्तित्व की बात करें हम लोग। यदि ये चीज है, कानून का पालन हो रहा है, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना है और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपभोग सभी के द्वारा संभव है, इसका अर्थ यह है कि आंतरिक सुरक्षा है। हमेशा ध्यान देना इस बात को, अन्यथा आंतरिक सुरक्षा नहीं है। हमेशा इंटरनल सिक्योरिटी एक सामान्य अर्थ है। खुद अपने घर में देखो, आपके घर में सुरक्षा कब होगी? जब घर में शांति व्यवस्था हो, सभी लोग प्रेम से रहते हो, आपके घरों में और घर के मेंबर को जितने अधिकार मिले हैं, सभी लोग अधिकारों का उपभोग करते हो, तो माना जाता है घर में सुरक्षा का माहौल है। पर घर में लगातार झगड़े बने हुए, तो लोग अपने अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाएंगे। घर को चलाने के जो नियम निर्धारित हैं, लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, लोगों के भी झगड़े होते रहेंगे, तो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का माहौल नहीं बना रहेगा। हमेशा दूसरा जो शब्द है जिसका प्रयोग बार बार होगा आंतरिक सुरक्षा के समय, कुछ शब्दों का प्रयोग बार बार होगा, जैसे दूसरा शब्द है गवर्नेंस। इसे कहते हैं अभिशासन। अभी मैं केवल शब्द की मीनिंग बताऊंगा जिनका प्रयोग बार बार होगा। हम गवर्नेंस की बात करें, अभिशासन की बात करें। अभिशासन का अर्थ क्या होता है कि नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका हो। पूरी बात ध्यान देना। जब गवर्नेंस की बात हो रही है, गवर्नेंस अभिशासन, अभिशासन का अर्थ क्या है? नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन। हमेशा ध्यान दो, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका का होना ही गवर्नेंस कहलाता है। अब एक प्रश्न उठा, जब नागरिक समाज की बात करते हैं, हम इसे इस तरह देख सकते हैं, इस तरह हम देख सकते हैं कि ये गवर्नेंस है। हमेशा ये जो गवर्नेंस है, ये 3 पिलर पर रुका हुआ है, 3 पिलर पर रुका हुआ है। पहला पिलर क्या है? सरकार। दूसरा पिलर क्या है? बाजार। और तीसरा पिलर क्या है? नागरिक समाज। हमेशा ध्यान दो, गवर्नेंस, नीति के निर्माण और नीति का क्रियान्वयन। जब कोई पॉलिसी बनती है तो पॉलिसी के निर्माण में सरकार के साथ बाजार, मार्केट और नागरिक दोनों की भूमिका बढ़ जाए।
तो नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका का होना। आप सोचो, नागरिक समाज में कौन आता है? हम जब नागरिक समाज की बात करेंगे तो नागरिक समाज में आता कौन है? मीडिया। सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, एनजीओ, स्वयं सहायता हम समूह की बात करें, यह सिविल सोसाइटी। देखो आप, एक बात हमेशा याद रखना, बाजार में कौन आता है? दो चीज बाजार में, एक उपभोक्ता और दूसरा उत्पादक। जैसे जब भी सिविल सोसाइटी की बात उठेगी, नागरिक समाज की बात उठेगी, तो नागरिक समाज में दो चीजें होंगी, एक मीडिया, दूसरा एनजीओ और तीसरा सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब मीडिया में चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, एक चीज सोचो, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार और नागरिक समाज की भूमिका। नागरिक समाज का मतलब सिविल सोसाइटी, और जब सिविल सोसाइटी की बात की जाए तो सिविल सोसाइटी में कौन आता है? मीडिया आती है, सिविल सोसाइटी में एनजीओ आता है, और सिविल सोसाइटी में सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी में मीडिया, सिविल सोसाइटी में एनजीओ और सिविल सोसाइटी में एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है। हमेशा ध्यान दो, मीडिया में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की बात करें। बाजार, बाजार में उपभोक्ता, कस्टमर, उत्पादक, प्रोड्यूसर। जैसे जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में दो लोग होते हैं, एक उत्पादन करने वाला और दूसरा उसका उपभोग करने वाला। जैसे यह मार्कर है, एक मार्कर का उत्पादक है जो मार्कर का निर्माण करता है, और मैं इस मार्कर का कस्टमर हूं, तो मैं इसका उपभोक्ता हूं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम बाजार की बात करें, देखो आप, उपभोक्ता उत्पादक दो चीजें। जब सरकार की बात करेंगे तो विधायिका और कार्यपालिका की बात करेंगे। अब गवर्नेंस की बात की जाए तो नीति निर्माण और नीति के क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका का होना। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये तीन पिलर है, एक सरकार, एक बाजार, एक नागरिक समाज। और तीनों पिलर पर क्या टिका हुआ है? गवर्नेंस टिका हुआ है। जैसे यदि यह कहा जाए कि, यदि हम यह कहें हमेशा कि मान लिया जाए यह सरकार है, ये बाजार है और ये नागरिक समाज है, तीनों की भूमिका ये है, ये तीनों की भूमिका है। सरकार, बाजार और नागरिक समाज की बात करें, तीनों की भूमिका यहां है। अब सोचो आप, हमेशा ध्यान दो, तो ये जो क्षेत्र है इसे ही कहते हैं गवर्नेंस। अब एक प्रश्न उठा, आपने सुना होगा मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। देखो आप, हमेशा यदि यह कहा जाए मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, इसका मतलब यह है अधिकतम अभिशासन
एवं न्यूनतम सरकार। आप सोचो, अधिकतम अभिशासन का मतलब क्या होता है? अभिशासन की मात्रा बढ़ती जाए, सरकार की भूमिका कम होती जाए। इसका अर्थ यह है कि जब अधिकतम अभिशासन होगा तो बाजार और सिविल सोसाइटी की भूमिका बढ़ती जाएगी। नीति के निर्माण और नीतियों के क्रियान्वयन में नागरिक समाज की भूमिका बढ़ती जाएगी, बाजार की भूमिका बढ़ती जाएगी और सरकार की भूमिका क्या होगी? कम होती जाएगी। मान लिया जाए तीनों मिलकर के 100% है, जिसमें सरकार का हिस्सा 30%, बाजार का हिस्सा 30% और 40% मान लो सिविल सोसाइटी की भूमिका है। अब सोचो, यदि गवर्नेंस बढ़ेगा तो मार्केट और सिविल सोसाइटी दोनों की भूमिका बढ़ती जाएगी, और जब इन दोनों की भूमिका बढ़ेगी तो सरकार की भूमिका क्या होगी? कम होती जाएगी। अब सोचो, अक्सर देखा होगा कि वर्तमान सरकारें यह नारा देती हैं कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार की भूमिका सीमित होती जाए, अर्थात नीति निर्माण में अब सरकार कम भूमिका निभाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको इस तरह समझो, मैं सरकार हूं, आप आम जनता हो। मैं कानून का निर्माण करूंगा, अब मैं कानून को लागू करवाऊंगा, तो गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन मैं कानून का निर्माण करने से पहले आपसे पूछूं, बताओ भैया कानून का निर्माण कैसे किया जाए, तो आप सलाह दोगे। मैं सबसे पूछूंगा कि कानून कैसे बनेगा, और जो लोग जैसा सलाह देंगे मैं उसी के अनुसार कानून का निर्माण कर दूं। तो कानून के निर्माण में आम जनता की सहभागिता बढ़ गई। आप सोचो, आप सभी लोग कानून के निर्माण में अपना सलाह दोगे तो स्वाभाविक है जो कानून बनेगा उसे जनता का कल्याण होगा। और जब लागू करने की बात की जाएगी तो मैं यही कहूंगा कि हम सब मिलकर के कानून को लागू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सफाई के लिए एक कानून का निर्माण हो गया, पर किस तरह कानून का निर्माण किया जाए, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज और बाजार से पूछ लिया जाए। जब इन लोगों की सलाह से कानून का निर्माण किया जाएगा तब इन सब की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि ये लोग उस कानून का अनुकरण करें, कानून का पालन करें। क्यों? क्योंकि ये दोनों, इन दोनों के सलाह से कानून का निर्माण हुआ है। यदि ये दोनों उस कानून का अनुपालन नहीं करेंगे और कानून विफल हो गया तो ये संदेश जाएगा कि इन दोनों के सलाह परामर्श सही नहीं थे। ये सलाह जाएगा, ये संदेश जाएगा। इसीलिए अब सरकार कर क्या रही है? मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कर रही है और मिनिमम गवर्नमेंट की बात कर रही है। तो मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब यह होता है बाजार और नागरिक समाज की भूमिका बढ़ जाए। हमेशा ध्यान दो। और मैक्सिमम गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार की भूमिका बढ़ जाए। आज जब सरकार की भूमिका बढ़ेगी तो इन दोनों की भूमिका कम हो गई, और गवर्नेंस में इन दोनों की भूमिका बढ़ेगी और सरकार की भूमिका क्या होगी? कम होगी। एक चीज सोचो आप, ये है गवर्नेंस। अब हम बात करें, इसमें एक शब्द का प्रयोग होता है मार्केट, बाजार। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम लोग बात कर रहे थे बाजार में दो चीजें, एक उत्पादक होता है और दूसरा उपभोक्ता होता है। एक उत्पादक जो उत्पादन करता है, उपभोक्ता जो उपभोग करता है। अब सोचो आप, पर एक बात हमेशा याद रखना है कि यूपीएससी कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे, कभी भी सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछेगा। अभी मैं बता रहा हूं विकास की बात करें हम लोग, दो शब्द होता है, एक परिवर्तन होता है, एक विकास होता है। जैसे विकास हमेशा अपवर्ड होता है, यह विकास है, यह हमेशा अपवर्ड होता है, डेवलपमेंट।
नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ होता है विकास। परिवर्तन जिगजैग होता है, कभी ऊपर गया कभी नीचे आया, कभी ऊपर गया कभी नीचे आया, इसे कहते हैं परिवर्तन। याद रखना, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है विकास और फैलते उग्रवाद। हमेशा परिवर्तन ही हम विकास की बात करेंगे। आज जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास का मतलब क्या होता है? हम विकास कहते किसे हैं? विकास का समान अर्थ होता है लक्ष्य की ओर उन्मुखता। हमेशा लक्ष्य की ओर उन्मुखता तथा मूल्य या भौतिक संसाधन की बात करें कि समृद्धि, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी दोनों बढ़ती चली जाए, उसे कहते हैं विकास। फॉर एग्जाम्पल, हम जब विकास की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, विकास कहते किसे हैं? विकास का समान अर्थ होता है लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर या लक्ष्य के करीब पहुंचना, यह विकास है। डेवलपमेंट का आपका लक्ष्य क्या है? आप लक्ष्य के करीब पहुंचते चली जा रहे हो, यह विकास है। तीसरी चीज बात करें, मूल्य, ज्ञान, संपत्ति में गुणात्मक समृद्धि। क्वालिटेटिव ग्रोथ की बात करें हम लोग, इसका मतलब यह कि मात्रात्मक गुणात्मक दोनों वृद्धि हो, यह विकास है। वैल्यूज, नॉलेज, संपत्ति में गुणात्मक समृद्धि की बात करें, यह विकास है। पूरी बात ध्यान दें इस बात को। हम जब विकास की बात करते हैं तो लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होना, यह लक्ष्य के करीब पहुंचना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका निरंतर विकास हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि आप लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर हो। जैसे आपका आईएएस बनना एक लक्ष्य है, तो जब लक्ष्य के करीब पहुंचते हो तो आपका विकास हो रहा है। हमेशा मूल्य, ज्ञान और संपत्ति में गुणात्मक समृद्धि होती है। क्वालिटेटिव हम ग्रोथ की बात करें, इसे कहते हैं डेवलपमेंट। अब ध्यान दो, जब हम विकास की बात करते हैं तो एक तो हम सामाजिक विकास की बात करते हैं, हम राजनीतिक विकास की बात करते हैं, आर्थिक विकास की बात करते हैं, हम सतत विकास की बात करते हैं। हमेशा ध्यान दो, आर्थिक विकास, सतत विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और सोशल हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब हम विकास की बात करते हैं, हमेशा हम भौतिक विकास की बात करें और हम बात करते हैं नैतिक विकास की बात करते हैं। पूरी बात ध्यान दो, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और इथिकल डेवलपमेंट की बात करें हम लोग। शब्द की मीनिंग समझ लो। जब आपको शब्द क्लियर हो जाएगा तो टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यह शब्द है विकास। अब कुछ भी यूपीएससी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए, हमेशा ध्यान दो इस बात को, सामाजिक विकास, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेता हूं आपसे। सामाजिक विकास का मतलब क्या होता है?
समाज में आधुनिक मूल्यों का विकास हो। ध्यान देना, जितनी भी रूढ़िवादी परंपराएं हैं वो समाप्त हो जाए और समानता का भाव हो। समानता में लैंगिक समानता हो, जाति समानता हो। हमेशा ये एक सामाजिक विकास का मतलब क्या चीज है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, सामाजिक विकास की बात करें। सामाजिक विकास का मतलब होता है समाज में आधुनिक मूल्यों का समावेश हो। हमेशा समाज में समानता हो, लैंगिक समानता हो, जाति समानता हो। अब आधुनिक मूल्यों के समावेश होने का मतलब ये कि जो पर्दा प्रथा है, घूंघट प्रथा है या बुर्का प्रथा है, ये समाप्त हो जाए। जितनी भी ऐसी गलत परंपराएं हैं वो समाप्त हो जाए। सामाजिक विकास, हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को, निरंतर आधुनिक मूल्यों का विकास, आधुनिक मूल्यों का समावेश हो और गलत परंपराएं समाप्त हो जाए, समानता का भाव हो, यह सामाजिक विकास। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर देखा होगा जो गलत रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो कैसे सामाजिक विकास को बाधित करती हैं। अब छोटा सा एग्जाम्पल लो, हमने ये तो पढ़ लिया, मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया, सुप्रीम कोर्ट का, और उस डिसीजन से सामाजिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 तलाक, तत्काल 3 तलाक महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है। तो जब 3 तलाक की गलत परंपरा को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया और भारत सरकार ने कानून बना दिया, तो लैंगिक समानता को प्रमोट करेगा, और जब लैंगिक समानता को प्रमोट करेगा तो सामाजिक विकास होगा। अब देखो, आप हमेशा, अब यूपीएससी क्या करेगा कि भारत में वर्तमान सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने में सबसे बड़ी बाधा है सोशल स्ट्रक्चर। प्रश्न ये पूछेगा आपसे यूपीएससी, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई, फॉर एग्जाम्पल घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सरकार अध्यादेश जारी कर दी, तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, सरकार द्वारा हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया गया है, इस कथन के आलोक में भारत में वर्तमान आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करें। यह प्रश्न पूछेगा आपसे यूपीएससी, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की वीडियो तो यूट्यूब पर सेव रहेगी, कल से हमारी क्लास 1 से 1.5 घंटे चलेगी। 1-2 दिन में शब्द की मीनिंग बताऊंगा, फिर सीधे मैं टॉपिक पर आ जाऊंगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल, और एक एक चीज में लिखवाऊंगा। पहले आपसे मैं बता रहा हूं, एक एक चीज में लिखवाऊंगा आपको। थैंक यू।